का आगाज करती हैं। नेशनल डायलॉग का हामी हूं। अगर मुज़ाकरात होने हैं तो सब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई, आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर लफ्जी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी पीटीआई को अब पता चला कि सियासी मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। ये अब भी कह रहे हैं 3 जमातों के अलावा सबसे बातचीत होगी। इन्होंने अपने दौर में किसी से मुज़ाकरात नहीं किए। मुल्की सालमियत के खिलाफ बड़ी साजिश की गई। एक सियासी जमात ने अदम एतमाद पर सरकारी इमलाक पर हमले किए। फौजी तनसीबात का जलाओ घेराव करके दुनिया के सामने मुल्क का तशख़्ख़ुस पामाल किया गया। आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है। उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। गंदम खरीदारी का बहरान, हुकूमत का जिम्मेदारों के एहतसाब का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की आज फिर बैठक होगी, जहां पे मॉल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत भी इस इजलास में मुतवक्के है, जहां पे गंदम खरीदारी बहरान का हल तलाश करने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी। हुकूमत ने जिम्मेदारों के एहतसाब का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की आज फिर बैठक होने जा रही है मॉल टाउन लाहौर में, जहां पे इजलास में पार्टी कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की शिरकत भी इस इजलास में मुतवक्के है। गंदम खरीदारी का बहरान, हुकूमत का जिम्मेदारों के एहतसाब का फैसला। ज़ुहैब काज़मी हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब, क्या फैसले मुतवक्के हैं इजलास में? मामला जो है वो अभी तक जो है हल ना हो सका। में गंदम की खरीदारी की जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है उसका ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका था। हम पंजाब हुकूमत और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद है नवाज शरीफ, वो भी मैदान में आ चुके हैं। आज कल भी इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मुनक़्क़द किया गया और गंदम की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी और मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। राना सनाउल्लाह ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी और वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी नोट करवाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ और पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गंदम की खरीदारी के हवाले से जो है उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बाकायदा तौर पर आज मतवक्को है कि पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम की पॉलिसी के हवाले से जो है वो हतमी फैसला जो है वो अपनी हतमी पॉलिसी है जो उसका ऐलान करेगी और किसानों के किसी सूरत किसानों का इस्तेसाल जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। जी, ज़ुहैब काज़मी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करने की हिदायत भी कर दी है। ज़राए दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और पीर को हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई लगी लिपटी रखे बगैर जिम्मेदारों का वाज़ेह तायन करके बताया जाए। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में दूसरी इंक्वायरी कमेटी इजलास जारी है। गंदम स्कैंडल हुकूमती इत्तेहादियों में तल्खी का बायस बनने लगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी में तल कलामी हुई। लीगी रुकने पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर आज़म पर गंदम स्कैंडल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने जवाबी तौर पर नून लीग पर फॉर्म 47 की फब्ती कस दी। गंदम स्कैंडल हनीफ अब्बासी और अनवरुल हक काकड़ को आमने सामने ले आया। दोनों रहनुमाओं में गंदम की दरामद के फैसले को लेकर शदीद तल कलामी हुई। मामला कुछ यूं है कि हनीफ अब्बासी और अनवरुल हक काकड़ आमने सामने इस्लामाबाद के निजी होटल में आए, जहां हनीफ अब्बासी ने कह दिया कि जनाब अनवरुल हक काकड़ साहब, गंदम स्कैंडल में आपका मरकजी किरदार है। हनीफ अब्बासी के इस इल्जाम पर अनवरुल हक काकड़ आग बगोला हो गए। गंदम के मामले पर तो कुछ ना कहा, लेकिन जवाब दिया कि अगर वो फॉर्म 47 की कहानी खोल दें तो मुस्लिम लीग नून के लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। वाक़े के बाद मामले की संगीनी को कम करने के लिए अनवरुल हक काकड़ ने वजाहत भी दे दी। कहते हैं कि सियासतदानों में इस तरह की नोक झोंक होती रहती है।
दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने गंदम स्कैंडल में इसहाक डार को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं जुलाई 2023 में इसहाक डार ने ईसीसी की सरबराही करते हुए गंदम दरामद करने की इजाजत दी। जारी है, सारी उंगलियां निगरान हुकूमत की जानिब ही उठती दिखाई दे रही हैं। लेकिन गंदम दरामद स्कैंडल का असल जिम्मेदार कौन है, इसके लिए जामे तहकीकात की जरूरत है। साबिक निगरान वजीर आजम अनारुल हक काकड़ कहते हैं कि उनकी हुकूमत ने गंदम मंगवाने की इजाजत किसी नए SRO पॉलिसी के तहत नहीं दी थी। गंदम दरामद करने की पॉलिसी गुज़िश्ता 4 साल से जारी थी। अंदाजा था कि बम्पर क्रॉप के बावजूद 2 से 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की कमी होगी, जिसके लिए गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। अनारुल हक काकड़ ने कहा कि TCP के जरिए गंदम खरीदने के लिए बड़ी रकम दरकार थी, इसलिए हुकूमत को इस मामले से निकाल कर निजी शोबे को इजाज़त देने का फैसला किया गया। तब गंदम आलमी मार्केट से सस्ती मिल रही थी, निजी शोबे ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। निगरान हुकूमत ने किसी एक कंपनी को ख़ास फ़ायदा नहीं दिया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। सोने जैसी फसल मिट्टी बनने लगी है। बहरानी कैफियत हिजानी कैफियत में बदलने लगी है। पंजाब के कई शहरों में गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी ना होने पर मंडियों में ढेर लग गए हैं। वीट मार्केट मजीद क्रैश कर गई है और किसानों के लिए गंदम महफूज करना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, लोधरा में गंदम की कटाई 100% हो चुकी है। DG खान में 95 और विहाड़ी में 99% गंदम की कटाई हो चुकी है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कैनेडियन हुकूमत इन एक्शन है और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में अब 3 भारतीय शहरी भी गिरफ्तार हो गए हैं। कत्ल करने वाले स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी, ये भी इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए माहिर आलमी उमूर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। कमर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है और स्पेशली अगर हम भारत और कनाडा के ताल्लुकात देखें, अब गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। किस तरह से आप आगे इसको देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कैनेडियन पार्लियामेंट में की थी और कहा था कि हमारे पास एक क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि भारतीय सरकार इन्वॉल्व है, लेकिन भारत जो है वो किसी तरह का तावन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद अमेरिकन्स ने भी ये केस उठाया और कहा कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। अब एक और खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों को कनाडा ऑस्ट्रेलिया से निकाला है। सो ये जितने भी 5 आइज इंटेलिजेंस जो अलायंस जिसे बोला जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब हुआ यूं है कि क्योंकि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा, जब इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा तो थोड़े दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी दी और कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इनर सर्कल है उसमें जो रॉ चीफ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर, इस वारदात के अंदर। सो अब अमेरिका और कनाडा इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका इस प्रेशर के बाद इंडिया हमसे तावन करे, लेकिन अभी तक इंडिया तावन नहीं कर रहा। और ये बेसिकली जब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका अपने तहादियों का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने को। और ये जो वाकया हुआ है कि जिसमें 3 इंडियंस को पकड़ा गया जो कि यंग हैं, बिल्कुल 22, 25, 28 साल जिनकी उम्र है, ऐसे लगता है कि कैनेडियन हुकूमत जो है वो इंडिया के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉ का जो ऑपरेशन है वो तकरीबन 50 साल बाद बंद हो गया है। मींस कि रॉ के जो लोग हैं उनको कनाडा और अमेरिका से निकाल दिया गया। लगता यह है कि अमेरिका और कनाडा अपनी कंक्लूजन कर चुके हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत तावन करे। अगर वो नहीं करते तो डेफिनेटली इन लोगों को सजाएं दी जाएंगी। ठीक है कमर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज होगा? और इसके साथ साथ अब जिस तरह से हम ताल्लुकात की बात करते हैं, इंडिया जो है वो अपने आप को हमेशा बात ये करता है कि उसके बड़े अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं। किस हद तक इसके सफारती ताल्लुकात मुतासर होंगे? और फिर आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी हैं, उसके नताइज भी आने हैं, क्या असरअंदाज हो सकता है उस पर? ये देखिए, अमेरिकन जो हैं वो एक और तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि
वो खुद तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो अपनी अदालतों के जरिए इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो मीडिया के जरिए इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको वो डिस्टर्ब इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहे। लेकिन कनाडा क्योंकि एक कमजोर मुल्क था इंडिया के मुकाबले में, तो उन्होंने ये सोचा कि हम कनाडा को टफ टाइम दें। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियंस भी बोले, अमेरिकन भी बोले, मजीद इन्वेस्टिगेशन सामने आई और सारी तैयारी के साथ बोले, तो इंडिया के लिए थोड़ा टफ टाइम हो गया। सो ये कहना कि इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन किस हद तक मेरा ख्याल है कि अमेरिकन और कैनेडियंस जाएंगे, वो इस मसले को लॉजिकल कंक्लूजन तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो बाकी बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया को वो एक और लेंस से देखते हैं जो कि इंडो पैसिफिक एंड चाइना के लेंस से देखते हैं। बात टैक्स कलेक्शन के मामले की, मुल्की मईशत की मजबूती के लिए टैक्स इकट्ठा करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माल्टन लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में एफबीआर के अफसरान शिरकत करेंगे और इस इजलास में टैक्स कलेक्शन और अफसरान की कारकर्दगी बारे जायजा लिया जाएगा। इससे पहले सरजनिश की गई थी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से चेयरमैन एफबीआर की, उनको कारकर्दगी बेहतर बनाने का इंदिया दिया गया था और आज इस हवाले से इजलास होने जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या अहदाफ दिए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से चेयरमैन एफबीआर को? जी, आज जो इजलास होने जा रहा है इसमें अहदाफ की बात तो नहीं है, क्योंकि आज जो बुलाया गया है तमाम लोगों को, वो वहाँ पे एप्रिसिएशन है उनकी, वो की जाएगी। कुछ को सर्टिफिकेट अवार्ड्स दिए जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा जो फैसला था वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते में किया था, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद ऑफिसर्स जो हैं एफबीआर के, वो इधर उधर कर दिए गए थे, जिससे एक रिजेंटमेंट पाई जाती है एफबीआर के अफसरान में, और इस वजह से उनको घर बुलाया गया है ताकि वहाँ पे बुलाकर उनको ये कहा जाए कि आप हमारे भाई हैं, हमारे मेहनती ऑफिसर्स हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलें। क्योंकि इमीडिएटली जो इस मामले के बाद, इन ट्रांसफ़र्स के बाद, इस तरह की जो कार्रवाई है उसके फौरी बाद ये परेशानी लाहक हो गई थी कि 2 महीने रहते हैं इस माली साल के, और IMF ने कहा हुआ है कि आपने पूरा अहदाफ हासिल करने हैं, और यही वो टीम है जो अहदाफ हासिल कर रही थी, और हर महीने जो हदफ किया जाता था उसको हासिल कर लिया जाता था। कोई ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं थी। और जो तो गुलाम मुर्तज़ा, कहा जा सकता है कि हुकूमत बैकफुट हुई है इस मामले पे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तो हमने सुना था कि चेयरमैन एफबीआर की सरजनिश की गई थी। देखिए, ये ओहदे इस तरह के नहीं होते जहाँ पे इस हद तक बात चली जाए कि वज़ीर-ए-आज़म तो हुक्म जारी कर सकते हैं, उनको सरजनिश करने की ज़बानी क्या ज़रूरत है, वो हटा सकते हैं ओहदे से। वो अगर कोई चीज़ देखते हैं वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन हर साल तकरीबन 2000 अरब रुपया रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया जाता है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन की बात करें पूरे मुल्क में, तो कोई चीज़ प्रोड्यूस तो हम कर नहीं रहे, सारी चीज़ें तो हम अपने इस्तेमाल की बाहर से मंगवा रहे हैं। तो टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को अब हर साल 2000 अरब रुपया आप बढ़ाते जाएंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने भी तो आवाम के लिए भी मसाइल होंगे, और उससे अब आज तारीफ़ी असनाद देखिए उनकी की जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा का। नवाज शरीफ पार्टी क़यादत की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया है। इजलास माल्टन लाहौर में दोपहर 3 बजे शुरू होगा और इसका आगाज़ हो चुका है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। इजलास के लिए दावतनामे भी इरसाल किए गए। पार्टी के दीगर तंजीमी ओहदों पर कोई रद्दबदल नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात लोगों की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। चंद घरों में खुद मुफ्त अद्वियात देने जाऊंगी। पिछली हुकूमत की तरफ से मुफ्त अद्वियात के मंसूबे को ख़त्म करना अफसोसनाक है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। इसको एक्सपैंड किया जाता, इसका दायरा कार बढ़ाया जाता और डिज़र्विंग लोगों तक इसको, इन सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाता। मुझे अफसोस है कि पिछले 5 से 7 साल ये इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया।
अपोजिशन इत्तेहाद के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत दे दी है। मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का कहना था कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत नहीं चलेगी, धांधली ज़दा इलेक्शन की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हाफिज़ नईम का कहना था कि अगर कोई ये कहे कि मेरी छड़ी ऊपर रहे तो फिर काम नहीं चलेगा, जिसका आगाज़ फॉर्म 45 से होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सेमिनार की दावत को कबूल करते हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस में JUIF की शमूलियत का मामला। वज़ीर आला के KP अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद PTI से नाराजगी का इजहार। ज़राए JUI का कहना है कि PTI के जो लोग राब्ते करते हैं उनके पास मैंडेट नहीं होता। PTI की गैर संजीदा कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं। JUI को इसकी ज़रूरत नहीं है, अलग तहरीक चलाएंगे। PTI पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे, इत्तेफाक पैदा करे, फिर हमसे रब्ता करे। JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फ़िलहाल रब्ता ना करने की हिदायत कर दी है और जब संजीदा रब्ता होगा तो गौर करेंगे। जब तक नैब रहेगा हुकूमतें नहीं चल सकती। शाहिद हकान अब्बासी का ये दावा। बोले कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, हमेशा कहा नैब को ख़त्म करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म का करप्शन पकड़ने के लिए टैक्स कानून के इस्तेमाल का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, टैक्स चोरों पर हाथ डाला तो ऐवान और अदालतें खाली हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुकदमे की तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुकदमे की तारीख तब्दील करते हुए नई कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। सरदार सलीम हैदर पंजाब की गवर्नरशिप संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मंजूरी के बाद नाम वज़ीर आज़म को पेश कर दिया है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार सलीम का नाम जल्द सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का नुमाइंदा जे-आला होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को दोनों नाम जल्द सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है। साबिक विफाकी वजीर, मुआविन खुसूसी, वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सरदार सलीम 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और वो 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकस्त हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर पंजाब बनाना चाहती थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नदीम अफजल चंद को एतमाद में लेकर सरदार सलीम हैदर को नामजद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना है कि हम रुकने वाले नहीं, यहाँ से जाकर किसी और जगह आवाम की खिदमत करेंगे। हमेशा जोड़ने की बात की, कभी तोड़ने की बात नहीं की। महमूद खान को असम्बली ना तोड़ने का मशवरा दिया था। निगरान हुकूमत में भी अपना मुस्बत किरदार अदा किया। हम रोकने वाले नहीं हैं, जाके कहाँ ना कहाँ रुकेगा और मौत तक इंसान जदोजहद करता है। मैं हमेशा के लिए कोशिश करता हूँ कि आवाम की खिदमत करूं। मेरी कोशिश सिर्फ हैसियत के गवर्नर नहीं, हर जगह भी मैं जब था तो मैं कोशिश करता हूं जोड़ने का। PTI की हुकूमत थी, महमूद खान साहब को 10 बार से ज़्यादा कहा कि ये असम्बलियाँ मत तोड़ें और समझाए भी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीपल्स बस सर्विस स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सिंध ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया है। पिंक सर्विस को लोगों ने बेहद सराहा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसाइल का सामना करना पड़ा। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। ख़वातीन के लिए ये
पिंक बसेस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। हम रेड लाइन को तेज़ी से कंप्लीट करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद कर रहे हैं। आवाम को हर मुमकिन सहूलियात देना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। वो कहते हैं कि पिंक पीपल्स बस सर्विस का सेहरा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। खुदकार निज़ाम से मुसाफिरों को सहूलियात मुयसर आएंगी। इसमें कैश अदायगी की जगह स्मार्ट कार्ड के जरिए वसूली की जाएगी। इफ्तिताही तौर पर बसों को रूट्स पर चलाया जाएगा जो कि 2 होंगे। दीगर रूट्स का तयन 90 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में ख़वातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है कि उसने अपनी ख़वातीन को जो है वो उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज़ दी। दिस वॉज इनिशिएटिव बाय सिंध गवर्नमेंट बट अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप ने जो है ये उनका विजन था जिसको हमने आगे चलकर लेके गए।